गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने समझा था अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र कहाँ से लिया गया भाषा है, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र से क्या सवाल बनते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि भारत में अर्थशास्त्र की शुरुआत कैसे की गई है, कहाँ से की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने समझा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, मार्शल और रॉबिन्स के पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इन सारे चीजों की जानकारी कल हम लोगों ने प्राप्त किया। अर्थव्यवस्था में अंतिम अर्थव्यवस्था हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में लाने का श्रेय जो है, यह श्रेय जाता है आपको फ्रांस को, और भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस से लिया। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रण। किसी दो या दो से अधिक चीजों के मिश्रण को मिश्रित करते हैं। तो यहां दो चीज क्या है, एक है पूंजीवाद प्लस समाजवाद, मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी का भी गुण दिखलाई पड़े और समाजवादी का भी गुण दिखलाई पड़े, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था कार्यरत है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्यरत है। अब यहां से आगे बढ़ते, यहां तक हम लोगों ने पीछे देखा था वीडियो में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, पिछले क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी थी। जैसे ही भारत को आजादी प्राप्त होती है, आजादी प्राप्त होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और वह सरकार कैबिनेट मिशन वगैरह के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया जाता है। आजादी के बाद पूर्ण रूप से भारत जो है गणतंत्र होता है। स्वतंत्र आपको 1947 में और गणतंत्र 1950 में। तो जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को भारत का पहला औद्योगिक नीति जारी किया। किनके द्वारा किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ये औद्योगिक, अब यही पर सवाल देता है, कभी काल आपसे पूछेगा आधुनिक शब्द जो होता है, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति लाने वाला। यह है आधुनिक भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति लाने वाला, क्वेश्चन मार्क। मतलब किसके द्वारा सबसे पहले औद्योगिक नीति जो है वह लाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हो और ऑप्शन में आपका लॉर्ड डलहौजी हो, तो वहां पर आंसर लॉर्ड डलहौजी जाएगा। इन्होंने सर्वप्रथम 1854 में 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में
औद्योगिक या आधुनिक भारत के संदर्भ में पहला औद्योगिक नीति लाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को। उन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत, उस समय का जो संपूर्ण भारत था, भारत प्लस पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जितने भी बंदरगाह थे उनका आधुनिकीकरण करवाते हैं, जीटी रोड का मरम्मत करवाते हैं। यह सब प्रक्रिया इसलिए किया जाता है ताकि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विकास। तो यहाँ पर दोनों सवाल में अंतर आप समझ गए होंगे। जब आधुनिक भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति लाने वाला व्यक्ति पूछ रहा हो और ऑप्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हो और लॉर्ड डलहौजी हो, तो वहां पर आंसर लॉर्ड डलहौजी जाएगा। हाँ, जहां पर यह ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो लॉर्ड डलहौजी जाएगा। स्वतंत्र भारत का शब्द जो भी यहाँ पर आधुनिक के स्थान पर आपका स्वतंत्र भारत शब्द कर दे, स्वतंत्र भारत का औद्योगिक नीति लाने का श्रेय, और ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी भी हो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हो, तो वहां पर आंसर क्या जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाया गया। तो ये था पेन ऑफ मिस्टेक सवाल। जैसे ही यह प्रक्रिया अपनाया जाता है, औद्योगिक नीति लाने का कारण क्या था? क्यों औद्योगिक नीति या कंपनी वगैरह पर जोर देने की बात कही गई? औद्योगिक नीति लाने का मुख्य कारण था, वो था रोजगार में सृजन करने का। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय आजादी से कुछ समय पूर्व अर्थात 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो 1939 से 45 के बीच में यह जो है रिवॉल्यूशन या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व में जो है काफी अधिक मुद्रा स्थिति बढ़ चुकी थी, रोजगार की कमी दिखलाई पड़ने लगी थी, काफी कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति से जो था वह विश्व गुजर रहा था। ठीक कुछ ही समय के बाद हमें आजादी मिलती है और आजादी मिलते जब प्राप्त होती है तो उस समय देश की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध का झेलना पड़ा और दूसरा जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो वो अपने संपूर्ण चीजों को लेकर जाने का प्रयास करने लगे, तो इस समय स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो भी सरकार उस समय सरकार के रूप में गठन हुआ, उनके पास दो समस्याएं सबसे अधिक थी। एक समस्या वो था कि किस आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह सुचारू रूप से चल सके, और दूसरी था वह था युवाओं में रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक पर विकास की जोर दिया था और गांधी जी जो चर्चा किए थे उन्होंने लघु उद्योग शब्द का प्रयोग करके उस पर जोर देने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति को लाया गया था। वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा 6 अप्रैल को। जैसे ही औद्योगिक नीति लाया गया तो औद्योगिक का शाब्दिक अर्थ या बोलचाल में हम लोग क्या समझते हैं? उद्योग मतलब क्या कि कैसे कंपनी वगैरह लगाया जाए, कैसे इन सब चीजों पर जोर देकर जो है रोजगार का सृजन किया जाए। तो कंपनी लगाने की जैसे ही बात होती है तो कुछ समय के बाद 1956 1956 में 1956 में देश का पहला कंपनी अधिनियम लाया गया। कंपनी एक्ट या अधिनियम को लाया गया था। आप जितना भी कंपनी देखते होंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, आप उसका अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा लिखा होता है कि
या कंपनी, जैसे मान लीजिए हमने किसी का भी उदाहरण, मान लीजिए कि रिलायंस की बात करें, मान लीजिए टाटा की बात करें, मान लीजिए किसी अन्य संस्था की बात करें, तो वहां देखिएगा लिखा होगा कि रिलायंस संस्था जो है वह भारत सरकार के कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया। तो 48 के बाद 1956 में कंपनी अधिनियम को लाया जाता है। ये 2 ईस्वी कई बार पूछा गया, जिसमें सबसे प्रमुख पूछा गया आपका पीछे वाला जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला। अब जैसे ही कंपनी अधिनियम वगैरह लाया जाता है, धीरे धीरे कार्य को सुचारू रूप से बढ़ाया जाता है। इसी क्रम में क्या होती है, कोई भी कानून जब लाया जाता है, या मान लीजिए हम आप कोई भी नियम बनाते हैं अपने पर्सनल जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, या सरकार जो है वह देश के लिए या राज्यों के लिए, तो देखते होंगे कि समय समय पर उस नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ समय पूर्व जब हम टेक्नोलॉजिकल जीवन में नहीं जी रहे थे, तो उस समय क्या थी कि टेक्नोलॉजी का कोई नियम कानून नहीं। जैसे ही देखा गया कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के युग में लोग जाना प्रवेश कर दिए, तो टेक्नोलॉजी को लेकर नियम कानून आने लगे। ठीक उसी प्रकार से सरकार ने जो कंपनी लॉ लाई या औद्योगिक नीति लाया, उसमें भी समय समय पर जो है परिवर्तन मांगा जाता है या परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए धीरे धीरे सरकार ने परिवर्तन किया, और सबसे ज्यादा सवाल जो है अगला परिवर्तन से पूछा कर आपसे पूछेगा, नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति लाया है। नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। यहां पर 2-3 तरीके से सवाल है। लाया गया हो सकता है आपको ईस्वी के रूप में पूछ सकता है, हो सकता है किसके द्वारा लाया गया उसके संदर्भ में पूछ सकता है। नई औद्योगिक नीति जो है वो लाया जाता है 1991 ईस्वी में। होता क्या है, इस समय कुछ समय के लिए सरकार की स्थिरता समाप्त हो जाती है। कुछ समय के लिए सरकार की स्थिरता जो है वो समाप्त हो जाती है। यहां कहने का तात्पर्य था कि केंद्र में एक स्थिर सरकार का नेतृत्व नहीं हो रहा होता है। जब केंद्र में स्थिर सरकार का नेतृत्व नहीं हो रहा होता है, तो इससे पूर्व भी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो जहां पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग देखेंगे कि लगातार तीसरी चौथी के आसपास जो पंचवर्षीय योजना था वो असफल हो जाता है। असफल होने का कारण होता है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि उस समय 91 से 56 से 91 के बीच में बहुत सारी त्रासदी आपदाएं भारत सरकार के अधीन आ जाता है। जैसे चाइना के साथ युद्ध, आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध, आप कह सकते हैं कि देश के अंदर जो है इमरजेंसी का प्रयोग। इन सब चीजों के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। जब वो काफी दयनीय स्थिति से गुजर रही होती है, और साथ ही साथ कुछ 75 के आसपास, फिर 90 के आसपास राज्य केंद्र में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण जो है और इसका प्रभाव पड़ता दिखलाई पड़ता है। तब एक स्थिर सरकार के रूप में पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में एक सरकार का गठन होता, जिस सरकार में वित्त मंत्री रहते हैं MN सिंह, मनमोहन सिंह। यह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान में हम आप जो जी रहे हैं काफी अच्छे तरीके से जी रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। उसमें कह सकते हैं कि संपूर्ण श्रेय लगभग इन्हीं का माना जाता है, मनमोहन सिंह का माना जाता है।
तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार का गठन होता है, एमएन सिंह वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत होते हैं। उन्होंने 1991 ईस्वी में एक नई औद्योगिक नीति लाई और उस नई औद्योगिक नीति का नाम पड़ता है एलपीजी योजना। एलपीजी योजना, बहुत सारे लोग एलपीजी को कह देते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उदारीकरण। पी से प्राइवेटाइजेशन या कह सकते हैं हिंदी में निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन या हिंदी में कहेंगे इसको वैश्वीकरण। यही 3 पॉलिसी लाकर मनमोहन सिंह ने वर्तमान की सरकार को, या उस समय कह सकते हैं, वर्तमान करने का मतलब 1991 की सरकार को लाकर देते हैं नई औद्योगिक नीति के रूप में। अब नई औद्योगिक नीति के रूप में यह लाया जाता है कारण 91 तक जितनी भी अधिकांशतः संस्था थी उस पर सभी लगभग 90% सरकार का अधिकार होता था। जैसे अगर बचपन में आप सुनते होंगे कि टाटा और बिरला, अर्थात वो कहावत इसलिए है कि उस समय केवल और केवल टाटा और बिरला का ही अधिकार चलता था। तो हम कह सकते हैं कि 91 से पहले अधिकांशतः जो औद्योगिक क्षेत्र पर अधिकार था वो अधिकार किसका था? गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का अधिकार होने के कारण गवर्नमेंट का काम तो हम आप जानते ही हैं, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उस समय जितनी भी संस्थाएं कार्यरत होती है उन सभी संस्थाओं में अधिकांशतः संस्था लॉस में चल रहा होता है। जबकि जो हमने अभी नाम लिया, उदाहरण के लिए आपके पास कि टाटा हो या बिरला हो या कोई अन्य संस्था हो, उसी वस्तु का निर्माण करता है और वो प्रॉफिट में रह रहा है, जबकि गवर्नमेंट की जो संस्था थी वो लॉस में चल रही है। तो इन चीजों को देखकर एमएन सिंह ने या मनमोहन सिंह ने नई पॉलिसी लाकर सामने रख दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसका प्रभाव हमें और आपको वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिलता है। लिबरलाइजेशन उदारीकरण हम अपने आसपास पड़ोस में देखते हैं कि व्यक्ति लगभग 2-3 प्रकार के, बेसिकली 2 प्रकार के। एक वो चल कहते हैं बड़ा उदार दिल का व्यक्ति, और एक क्या कहते हैं बड़ा सख्त आदमी। बड़ा उदार दिल का कहने का मतलब क्या कि वो सबके साथ हिल मिलकर जो है तैयार रहता है। कहने का यह तात्पर्य कि वह एक दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, कभी भी एक दूसरे के प्रति गलत भावना नहीं रखता। उदारतापन, उदारतापन का एक शब्द अर्थशास्त्र के तो झुकने के लिए तैयार है। जैसे अपने बचपन से लेकर अभी तक के परिदृश्य में देखिएगा कि अगर कहीं पर आपस में छोटी मोटी लड़ाई भी होती है तो देखिएगा एक ऐसा व्यक्ति भी मिलता है जो झंझट नहीं भी किया रहता है और वो फील करता है कि हमारे एक्सेप्ट करने से झंझट ये समाप्त हो जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमारे से गलती हो गई, चलो इस बात को रफा दफा करते हैं। जैसे ही वो ये चीज एक्सेप्ट करता है, अर्थात क्या कर सकते हैं कि वो बहुत ही उदारवादी, उदार मतलब लिबरल है, लिबरल का मतलब झुकने के लिए तैयार। सरकार को एमएन सिंह ने या मनमोहन साहब ने कहा कि क्यों ना हम अपने औद्योगिक नीतियों में, जो हमारा पॉलिसी है, उन नीतियों में थोड़ा सा उदारतापन को लाते हैं। उदारतापन को यहां लाने का मतलब कि जो क्षेत्र में सरकार जो है स्थिर हो चुकी है कि हम इस क्षेत्र में दूसरे को प्रवेश नहीं दे सकते हैं, बहुत सारा कानून जो है वह काफी करप्ट है, तो इन चीजों को अगर सरकार जो है वह ढीलापन कर दे, थोड़ा सा उदारतापन का प्रयोग कर दे, थोड़ा सा उसमें लचीलापन को लाकर शामिल कर दे, तो हो सकता है वो सारे लोग
जिनके पास पूंजी है और वह उस क्षेत्र में कार्य को संपन्न करना चाहते हैं तो वह उस क्षेत्र में जाकर कार्य को करें। यही था लिबरलाइजेशन या लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब कि जब सरकार औद्योगिक नीति में या अपने कानून में उदारतापन को अपनाते हुए उसके नियम कानून की कठोरता को कम करे तो उसे हम उदारीकरण। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए इससे पूर्व करने का मतलब 1991 से पहले पत्र भेजने का कार्य केवल और केवल कौन करता था? पोस्ट ऑफिस या डाक। पत्र भेजने का काम यही करता था। अब पत्र भेजने का काम ये करता था तो हम लोग को याद है, अगर आप बचपन में कभी सुने होंगे या अपने पेरेंट्स से सुनिएगा या हो सकता है आप भी याद होगा, तो जो एक एक्चुअल समय होना चाहिए उस समय पर पत्र कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सरकार ने उदारवादी प्रवृत्ति को लाया और लाकर क्या सामने आ गया? कुरियर सेवा। और जैसे ही कुरियर सेवा आया, यह क्या है? प्राइवेट कंपनी है, या कहीं कि हम भी डाक से संबंधित कार्य को संपन्न करें। अब डाक से संबंधित कार्य को यह संपन्न करने लगा, अर्थात इसने टाइम के वैल्यू को समझा और जो भी पार्सल था एक निश्चित समय पर देने का कार्य करने लगा। अब डाक विभाग को ऐसा फील होने लगा कि हमारे हाथ से जो कस्टमर है किधर चले जा रहे हैं? कुरियर सेवा। इसने तुरंत लाकर शामिल क्या कर दिया? स्पीड। अर्थात इस कुरियर सेवा के आने से इसके अधीन क्या फील होने लगा? एक कंपटीशन की भावना आई और दोनों का ही कार्य करने का तरीका बदल गया और हम कह सकते हैं उसका प्रभाव हम आम जनता को बहुत अच्छा से दिखलाई पड़। दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए उस समय यातायात का सेवा रेलवे था और क्या गया? मेट्रो सेवा गया। आई थिंक हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब विभिन्न शहरों में मेट्रो को शुरुआत किया जाएगा और धीरे धीरे उसको जोड़ दिया जाएगा। तो रेलवे के कंपैरिजन में ये खराब होगा। जैसे तीसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, पहले वायुयान की सेवा सरकारी संस्था देती थी, सरकारी संस्था के साथ साथ अब प्राइवेट संस्था। कोल से संबंधित, कोयला उत्खनन से संबंधित पहले जो है सरकारी संस्था कार्य को करता था, अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्था भी करती। तो उदारीकरण के लाने से सरकार ने देखा कि धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में जो है वृद्धि होने लगा। अब वृद्धि होने लगा तो जन्म किसका आ गया? जन्म आ गया पी का, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण का निजीकरण जो आ गया, तो निजीकरण में क्या हुआ कि हमने अभी उदाहरण दिया आपको कि लोगों के पास पैसा था, ये सेवा सरकार ने छूट नहीं दी, सरकार ने छूट दी और कुरियर का जन्म हो गया। तो किसका जन्म हो गया? निजीकरण का जन्म हो गया। हमने उदाहरण दिया था आपको कोयला क्षेत्र। अब यहां पर पहले सरकार उत्खनन करती थी, अब सरकार के साथ साथ निजी स्वामित्व के लोग करने लगे। तो निजी स्वामित्व के लोग हर क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अब हर क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह उत्पादन पहले सरकार करती थी, तो हो सकता है एक दिन में एक वस्तु का उत्पादन होता। अब इस क्षेत्र में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के लोग भी आकर शामिल हो जाते हैं। जब निजी क्षेत्र के लोग भी इस क्षेत्र में आकर शामिल हो गए तो शामिल होने के बाद अब उत्पादन एक से अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा।
तो एक से अधिक होगा तो पहले इस एक वस्तु को बेचने के लिए बाजार की निश्चितता थी कि यहां ले जाओ, वस्तु बिक जाएगा। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, बाजार का क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। जैसे समझने के लिए याद कीजिए, बचपन में गांव से एक निश्चित जगह पर जाकर हमें सब्जी का मार्केट दिखता था। किसी किसी जगहों पर आप कह सकते हैं हाट की तरह लगता था कि सप्ताह में 1 या 2 दिन यहां पर हाट लगेगा, फिर दूसरे दिन कहीं और लगेगा। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, उत्पादन भी बढ़ता गया, दोनों चीज कर सकते हैं, डिमांड का भी बढ़ना और वस्तु के उत्पादन में भी वृद्धि होना। लोगों ने बाजार को बढ़ाने का क्षेत्र का प्रयास किया, और जो एक दिन कहीं मोहल्ले सब्जी मिलता था या किसी गांव में हाट लगकर, अब देखते होंगे कि वहां पर एक सब्जी वाले बैठ गए, उसी का दायरा बढ़ता गया। तो जैसे ही उदारीकरण में वृद्धि हुई, उदारीकरण से निजीकरण का ग्रोथ हुआ, निजीकरण में वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो जन्म हो गया किसका? वैश्वीकरण का। जन्म हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। इसको कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब एक देश का बाजार दूसरे देश के बाजार से जा मिलता है, जा मिलता है, तो इस स्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे यहां बैठे बैठे आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां की वस्तु चाहिए प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहां की वस्तु को किसी अन्य देश में आवश्यकता हो, प्राप्त करना हो, तो उस चीज को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो इसी प्रक्रिया को कहेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं दोस्त, अधिकांशतः पीसीएस लेवल में सवाल जो पूछा जाता है, नई औद्योगिक लाया गया, नई औद्योगिक नीति लाया गया, तो अधिकांश जगह वहां पर आपको ऑप्शन में 1991 ही आंसर मिलेगा। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में 1991 भी हो और साथ में 2010 भी हो, 2010 भी हो और नई औद्योगिक शब्द क्वेश्चन हो, तो आप वहां पर आंसर 2010 लगाइएगा। पुनः दोहराते हैं, अगर आपके सवाल में क्वेश्चन में यह पूछा गया हो नई औद्योगिक नीति लाया गया, नई औद्योगिक नीति लाया गया, ऑप्शन में 1991 हो, 2010 ना हो, तो वहां पर आंसर क्या जाएगा? 1991। लेकिन नई औद्योगिक नीति सवाल हो और साथ में 1991 हो और 2010 हो, तो वहां पर यह आंसर जाएगा। अगर ये भी हो ऑप्शन में, ये भी हो ऑप्शन में और 2014 हो ऑप्शन में, तो आप वहां पर आंसर 14 लगाइएगा। कहने का तात्पर्य कि अगर नई औद्योगिक शब्द हो और जो सबसे लास्ट
ईयर हो और करंट हो वो, जैसे समझने के लिए यहां देखिए 91 है, 2010 है, 2014 है, तो यह आंसर क्या जाएगा 2014। औद्योगिक नीति। दूसरा चीज यहां से सवाल पूछ जो है, अगर यही सवाल पूछे नई औद्योगिक नीति लाया गया, मतलब यहां कहने का तात्पर्य किसके द्वारा लाया गया, या नई औद्योगिक नीति लाने का श्रेय है पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव को। हाँ, जहां पर ऑप्शन में पीवी नरसिम्हा राव नहीं होंगे, वहां पर अगर ऑप्शन में आपका एमएन सिंह हो तो आंसर एमएन सिंह चला जाएगा। पुनः दोहराते हैं, नई औद्योगिक नीति लाने का श्रेय है पीवी नरसिम्हा राव को। जहां पीवी नरसिम्हा राव साहब नहीं होंगे ऑप्शन में, वहां अगर ऑप्शन में आपका मनमोहन सिंह होगा तो आंसर मनमोहन सिंह जाएंगे। पुनः दोहराते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो पीवी नरसिम्हा राव जाएंगे, कारण उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और जैसे ही हम केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं, कैबिनेट मंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग में सारा का सारा चीज निहित रहता है किसके अधीन, पीएम के अधीन। तो नई औद्योगिक नीति से यही सवाल आपको पूछा जाता है या आपसे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। जैसे कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा था, वो कौन कौन सा वर्ग, तो आपका उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण के आधार पर, या कह सकते हैं विश्व के वैश्वीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था को पुनः 3 वर्ग में बांटा गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में बांटा